नमस्कार। कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पुनर्जागरण के कारणों पर चर्चा की थी। आज हम बाकी बचे शेष कारणों पर चर्चा करेंगे। आज के हमारा जो टॉपिक है वह है पुनर्जागरण के कारण। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें रहेगा वो है व्यापारिक समृद्धि। सेकंड, कागज एवं मुद्रण यंत्र। और तीसरा जो कारण है, थर्ड जो कारण है वो है मंगोल साम्राज्य का उदय। तो हमारा पहला कारण है व्यापारिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक मुख्य कारण था। व्यापार का उदय। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानव इतिहास में सभ्यताओं एवं संस्कृति का पलवन सदैव ही समृद्धि के द्वारा ही संभव हुआ। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि व्यापार जो था उससे समृद्धि आई और उससे नगरों का जो उदय होगा, धीरे धीरे वहाँ पर कला का विकास होगा। यही सब क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। कई यूरोपीय व्यापारी जेरूसलेम एवं एशिया माइनर के तटों पर बस चुके थे। परिणाम स्वरूप व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसने अनंत पुनर्जागरण की भावना के उदय में सहायता पहुंचाई। व्यापारिक समृद्धि ने पुनर्जागरण में 4 प्रकार से सहयोग दिया था। यूरोपीय व्यापारी व्यापार के सिलसिले में विभिन्न देशों में पहुंचे। आपको पता है बेंजामिन साम्राज्य का पतन हो चुका था और यूरोपीय व्यापारी जो थे वो व्यापार के सिलसिले में इटली होते हुए अनेक देशों में जा रहे थे। तो जैसे ही वे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ नए विचारों से वे अवगत हुए तथा प्रगतिशील तत्वों से वे परिचित हुए। जब वे अपने देश वापस लौटे तब वे उन नए विचारों को अपने साथ ले गए। तो इसने पुनर्जागरण में सहयोग किया। दूसरा, किस प्रकार से सहयोग किया कि व्यापार के विकास ने नए नगरों जैसे वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, ओंगलबर्ग, न्यूरेमबर्ग आदि को जन्म दिया। व्यापार से जो समृद्धि आई उससे वेनिस और फ्लोरेंस जैसे बहुत विकसित नगर देखने को मिले। इससे पहले यूरोप जो था वो अंधकार के युग में था और इस तरह के नगर वहाँ पर नहीं थे। ये स्लाइड जो है, इटालियन सिटीज़ सच एज फ्लोरेंस एंड वेनिस बिकम रिच टुगेदर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये जो सिटीज़ हैं वो कैसे रिच हुई, कैसे अमीर हुई? ट्रेड से, व्यापार से और उद्योग से। तो आपको ये 2 सिटीज़ दिखाई गई हैं, एक है फ्लोरेंस नगर की और एक है वेनिस नगर की। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये कितनी रिच नज़र आ रही हैं। यूरोप के नगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बनने लगे। यानी कि ये जो इटली के नगर हम पढ़ रहे हैं, इसी से ही आगे चलकर यूरोप के जो नए नए नगर थे वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि विश्व व्यापार होने लगा, जिससे वहाँ निरंतर विभिन्न देशों के व्यापारियों एवं यात्रियों का आना जाना बना रहा। इसके कारण विचारों का आदान प्रदान संभव हुआ और ज्ञान के विकास में भी सहायता मिली। इन नगरों के स्वतंत्र वातावरण ने विचार स्वातंत्र्य को प्रोत्साहन दिया तथा तत्कालीन संस्थाओं एवं चर्च के प्रति शंका को जन्म दिया। अर्थात मध्य युग में जो अंधकारमय युग था, जहाँ पर चर्च की ही प्रभुसत्ता थी, चर्च के ही आदेश मान्य थे, उन सब का विरोध हुआ। इसी भावना से पुनर्जागरण के विकास को गति प्रदान की। इसी पुनर्जागरण के सहयोग का जो थर्ड पॉइंट है वो है व्यापार के अत्यधिक विकास से व्यापारियों के पास अत्यधिक धन संग्रहित हो गया। नवोदित व्यापारी वर्ग अपनी इस अपार संपत्ति एवं संपदा बढ़ने से विद्या अर्जन का अवसर उन्हें मिलने लगा। यानी कि अब वे अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ज्ञान देने लगे। और मध्य युग में यह केवल पादरियों को ही इसका अवसर मिलता था, लेकिन अब यह जन साधारण को भी सुलभ हुआ। व्यापारी वर्ग के लोगों को उस समय के प्रसिद्ध पुस्तकालयों जैसे बगदाद, काहिरा, कोर्डोवा आदि में संचित ज्ञान के संपर्क में आने का मौका मिला। और विपुल धन होने के कारण नगरों के बड़े बड़े व्यापारी कला के पोषक
बने। साथ ही उन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया, जिससे साहित्य के क्षेत्र में उच्च कोटि का सृजन एवं विज्ञान के क्षेत्र में अन्वेषण का सिलसिला आरंभ हुआ। अब वे विद्वानों को भी आश्रय देने लगे और साहित्य में, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लैंग्वेज जो हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी साहित्य का सृजन होने लगा। व्यापारी वर्ग ने चर्च की कड़ी आलोचना की और उसके महत्व को कम करने की कोशिश की। अर्थात मध्य युग तक तो चर्च ही एक प्रभु सत्ता थी, अब व्यापारी वर्ग भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ग के रूप में उभरकर समाज के सामने आने लगा। चर्च सूद लेने को पाप मानता था, यानी कि ब्याज लेने को पाप मानता था, सूद यानी कि ब्याज। लेकिन व्यापारी इसका विरोध करते थे, क्योंकि बिना ब्याज के, बिना सूद के व्यापार नहीं हो सकता है। तो व्यापारी वर्ग ने इसका भी विरोध किया। हमारा जो दूसरा कारण है वो है कागज एवं मुद्रण यंत्र। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों ने कागज बनाने की कला सीखी थी। 15वीं शताब्दी से पूर्व कागज पर छपाई मुश्किल एवं महंगी भी थी, यानी कि आमजन के लिए सुलभ भी नहीं थी और मुश्किल भी थी। किंतु 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी में एक व्यक्ति थे, जोहान्स गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने एक आविष्कार किया। उस आविष्कार का नाम था टाइप मशीन, टाइपिंग के लिए मशीन, जो आधुनिक प्रेस की पूर्ववर्ती कही जा सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेस की शुरुआत हो चुकी है। मुद्रण यंत्र के इस आविष्कार ने बौद्धिक विकास का मार्ग खोल दिया, यानी कि अब बुक्स जब छपने लगेंगी तो आमजन के लिए सस्ती और सुलभ होने लगेंगी। कैक्सटन ने 1477 में ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित किया। फर्स्ट छापे खाने की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में भी इस यंत्र का प्रयोग होने लगा। कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार के क्रांतिकारी परिणाम हुए। अब अधिक और अपेक्षाकृत कम महंगी पुस्तकें छपने लगी, यानी कि सस्ती भी हो गई और ज़्यादा मात्रा में भी आने लगी। इससे क्या हुआ, ज्ञान जो है वो आम जन तक सुलभ हो गया। एक अनुमान के अनुसार 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप भर में लगभग 1 लाख हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध थी। मुद्रण का आविष्कार होने के 50 वर्षों के अंदर ही पुस्तकों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो गई, यानी कि 1 लाख से बढ़कर 50 वर्षों के अंदर ही 90 लाख हो गई। जब पहली बार इरेस्मस, ये मानववादियों का राजकुमार इसे कहा जाता है, तो इरेस्मस की पुस्तक छपी तो हाथों हाथ उसकी करीब 2500 प्रतियां बिक गई। इस पुस्तक में उन्होंने व्यंग्य किया है चर्च के ऊपर, मध्यकालीन धर्म के ऊपर, तो उसकी 2500 प्रतियां बिक गई। ज्ञान पर विशिष्ट लोगों का एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी कि अब ज्ञान जो है वो किसी एक विशिष्ट वर्ग के पास न रहकर सभी वर्गों में निहित था। पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कहकर जनता को अब गुमराह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जनता अब स्वयं आवश्यकता पड़ने पर ग्रंथ पढ़ सकती थी। उनमें क्या लिखा है, पुस्तकों द्वारा ज्ञान के प्रसार से अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ भी कमज़ोर पड़ने लगी, जिससे लोगों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। छापेखाने के आविष्कार ने समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक क्षुधा को शांत करने का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि कोई कुछ चीज़ अब हमें जाननी है तो हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, तो हमारी जो बौद्धिक जिज्ञासा थी वह भी शांत हुई। अब महत्वपूर्ण साहित्य सस्ते दामों पर मिलना संभव हो सका। लोगों में साक्षरता की इच्छा के साथ साथ सांस्कृतिक जागरण की भावना को भी बल मिला। छापेखाने के आविष्कार के कारण ही दबे हुए लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त हुआ। जो कमज़ोर वर्ग था उसको अपने अधिकारों की जानकारी हुई। मुद्रित पुस्तकों की द्रुत गति के विवरण के साथ नए विश्व की खोज ने, भौगोलिक खोजों ने, जो बहुत सारे देशों की खोज हुई थी, यूरोप वासियों को, बेकन, ये एक ऐसे राइटर हैं, निबंध लिखते हैं, उनका एक कथन है, एक उदार कथन है कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, यानी कि सत्य जो है, सच क्या होगा, जो सत्ता कहेगी वह सच नहीं है, समय है, समय बड़ा बलवान है, की शिक्षा दी। समय के साथ सत्य उद्घाटित होता चला गया। जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास एवं ज्ञान में वृद्धि हुई,
यूरोपीय समाज ने अंधविश्वास के रास्ते को त्याग कर तर्क के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भूगोलिक खोजों के लिए जहाज़ जा रहे हैं। एक आपको ये जो है ये दिशा सूचक यंत्र दिखाई दे रहा है, और नीचे ये मैप जो दिया हुआ है ये भूगोलिक खोजों के लिए मार्ग दिखाए जा रहे हैं। किस तरह से भूगोलिक खोजें होती थी, ये दिशा सूचक यंत्र है। तो इन खोजों से जो ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है इस स्लाइड में हमें ये पता चलता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है मंगोल एम्पायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये मंगोल साम्राज्य है। मंगोल साम्राज्य कितनी दूरी पर फैला हुआ है, ये जो है ये मंगोल साम्राज्य का ये जो मंगोल साम्राज्य है ये फैला हुआ है आपके मध्य एशिया से लेके चाइना का जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा मंगोल साम्राज्य था। इसमें नीचे की तरफ इंडिया है और ऊपर आपको यूरोपियन साम्राज्य दिखाया गया है। ये येलो कलर में जो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है वो एशियन साम्राज्य है, सॉरी यूरोपियन साम्राज्य है। और यूरोप से जो मार्ग एशिया की तरफ से स्थल मार्ग जाता है वो आपको इसमें बेंजामिन एम्पायर, ये बेंजामिन एम्पायर यहाँ से होकर जाता था। और रोम, येलो कलर में आपको रोम नज़र आ रहा है, वो इटली से जाने का एक मार्ग था। इस पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का, उस्मानी तुर्कों का। और अब ये व्यापारिक मार्ग जो था ये बंद हो गया। इसके बाद अब व्यापारिक मार्ग किससे होता है? तो समुद्री मार्ग से। अब इंडिया आने के लिए या ये आर्कटिक महासागर होते हुए यहाँ से आया जाता था। मंगोल साम्राज्य का उदय। विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय से पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली। 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मध्य एशिया विजेता चंगेज़ खां की मृत्यु के बाद कुबलई खां ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। इसमें रूस, पोलैंड, हंगरी आदि प्रदेश शामिल थे। उसका दरबार विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों का केंद्र था। मंगोल राजसभा, पॉप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, पेरिस, इटली तथा चीन के दस्तकारों और भारत के गणित ज्योतिषाचार्यों आदि सभी से सुशोभित थी। इस अवधि में पिकिंग तथा समरकंद अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गए थे। अतः इस युग में पूर्व एवं पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। संपर्क, विचार विनिमय और ज्ञान के आदान प्रदान का यूरोप के लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध जो वेनिस यात्री था, इटली का एक यात्री था मार्को पोलो, वो कुबलई खां के दरबार में 1272 ईस्वी में गया। और जब वह वहाँ से लौटकर उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा तो उससे यूरोप वासियों को बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम ऐसे कह सकते हैं कि मौलिक ज्ञान के रूप में तो नहीं, बल्कि दूसरी जातियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को इधर उधर करने में, यानी कि सभ्य जगत को पहुंचाने की दृष्टि से विश्व इतिहास में मंगोलों का भी काफ़ी महत्व है। आपका पुनर्जागरण के कारण कंप्लीट है। नेक्स्ट में हम इटली में ही पुनर्जागरण का उदय क्यों हुआ ये वीडियो शेयर करेंगे।